चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आपको बड़ी आसानी के साथ मिल सकें। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू राइट एन एकेडमिक रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू पेपर। और ये लिखने के एक रिव्यू पेपर लिखने के या आर्टिकल एकेडमिक आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल लिखने के तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है प्री राइटिंग, जिसमें हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे काम हैं जो हम करते हैं। इसके बाद दूसरा फेज़ आ जाता है जिसे हम राइटिंग फ़ेज़ कहते हैं और तीसरा फेज़ है इसका रिवीजन। राइटिंग फेज़ में हम लोग जो है मेन टेक्स्ट लिखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस आ जाते हैं। इनकी डिटेल्स हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। और आखिर पे आ जाता है रिवीजन। रिवीजन में हम लोग मोस्टली मिस्टेक्स और भी कोई अगर टेक्निकल मिस्टेक है तो उसको निकालते हैं। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर सीखते हैं कि हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्री राइटिंग। राइटिंग में आ जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें आप लोगों ने अपना टॉपिक, जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उस पर आपने काम करने के लिए पहले उसके बारे में सोचना है कि हमने किस स्कोप में लिखना है। और दूसरे नंबर पे आपने अपनी ऑडियंस जो है उसको सेलेक्ट करना है कि आपकी ऑडियंस क्या होगी। ज़ाहिर बात है आप एक एकेडमिक आर्टिकल लिख रहे हैं तो मोस्टली साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके ऑडियंस होंगे। और तीसरे नंबर पे आपने पब्लिशर जो है या जर्नल्स जो हैं वो आपने देखने हैं, उसको टारगेट करना है कि कौन सा है। आप लोगों ने हमेशा पेपर लिखने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आप लोग ये सोचेंगे कि हमने कौन से जर्नल को टारगेट करना है, क्योंकि हर जर्नल की स्कोप डिफरेंट होती है और हर जर्नल की फॉर्मेटिंग और इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि प्री राइटिंग का सबसे अहम पार्ट जो है वो ये है कि आप लोगों ने पब्लिशर या जर्नल को सिलेक्ट करना है। तो जर्नल को सिलेक्ट किस तरीके से करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी जर्नल में अपना पेपर सेंड कर देते हैं, सबमिट करवा देते हैं, और जो एडिटर होते हैं वहाँ पर वो एडिटर जो हैं वो उस पेपर को देखते हैं और देखते ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इन तमाम वजूहात पर मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा आप लोगों को कि हाउ टू पब्लिश अ रिसर्च आर्टिकल इन अ जर्नल। तो ये मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसमें ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। और डाटा कलेक्शन में क्या हो सकता है कि आपने सबसे पहले जो है आपका जो टॉपिक है आपने उसी से रिलेटेड जो है वो डाटा को सर्च करना है, उसको रीड करना है और मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च आर्टिकल्स या फिर रिव्यू आर्टिकल्स जो हैं उनको डाउनलोड कर लेना है। अब रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल्स को डाउनलोड कैसे करते हैं ये आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं, लेकिन इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ टू डाउनलोड रिसर्च आर्टिकल्स। तो वो आप लोग तरीकाकार देख सकते हैं मेरी वीडियो में। तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले गूगल स्कॉलर पे या रीड क्यूब में या एंड नोट में या किसी भी रेफरेंस मैनेजर में आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स के बारे में। आप लोग रिसर्च गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जर्नल्स की जो साइट्स हैं वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो डाटा कलेक्शन के लिए रिसर्च पेपर्स को सर्च करने के लिए बहुत सारे इंजन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे बड़ा जो इंजन मौजूद है वो है गूगल स्कॉलर, एनसीबीआई और पबमेड। ये जो है या पबमेड सेंट्रल, ये बहुत बड़े डेटाबेसेस हैं जहाँ पर आप लोग बड़ी आसानी के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स लाखों की तादाद में सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपका डाटा मैनेजमेंट आ जाती है। तो डाटा मैनेजमेंट में आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास डाटा किस किस्म का है। ज़ाहिर बात है आप लोग एकेडमिक पेपर लिख रहे हैं तो आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा, या फिर हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई क्वेश्चनेयर स्टडी है तो आपके पास स्टेटिस्टिकल डाटा होगा। तो आपने उसको मैनेज किस तरीके से करना है, आपने सबसे पहले अपने डाटा को देखना है कि उसकी नौइयत किस तरह की है। अगर तो वो स्टेटिस्टिकल है तो ज़ाहिर बात है आप लोग उसके ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स या टेबुलेटेड फॉर्म में उसे लिखेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि डाटा को मैनेज करना है, डाटा को अरेंज करना है ग्राफ्स की शक्ल में,
और चार्ट्स की शक्ल में या टेबल्स की शक्ल में लेके आना है। तो ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है प्री राइटिंग का। मोस्टली साइंटिस्ट जो है वो अपनी प्री राइटिंग का तकरीबन 50% जो हिस्सा है वो डाटा अरेंजमेंट और डाटा मैनेजमेंट में लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है इसका। तीसरे नंबर पे प्री राइटिंग में आ जाता है कंटेंट राइटअप। कंटेंट राइटअप से मुराद यह है कि आपने जो भी रिसर्च आर्टिकल लिखना है उसकी एक आपने बुक मार्क्स या फिर कह लें कि लिस्ट ऑफ कंटेंट्स बना लेनी है। लिस्ट ऑफ कंटेंट्स के अंदर आप लोगों ने जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ कंटेंट्स बनी हुई नज़र आ रही है। आप लोग इस तरीके से लिस्ट ऑफ कंटेंट्स जो है वो बना सकते हैं ताकि आप लोगों को राइटिंग में आसानी हो सके, आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने पेपर को आगे लेके जा सकें। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है राइटिंग। एक्चुअली राइटिंग का प्रोसेस जो है वो ब्लॉग राइटिंग, मैगज़ीन राइटिंग या न्यूज़पेपर राइटिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एकेडमिक राइटिंग या रिसर्च आर्टिकल राइटिंग का। रिसर्च आर्टिकल राइटिंग में आपने जो सबसे पहले चीज़ लिखनी होती है वो है मटेरियल एंड मेथड्स। मटेरियल एंड मेथड्स में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा पे काम कर रहे हैं या आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर बताना होता है कि हमने ये वाला मटेरियल इस्तेमाल किया। फर्ज करें कि आप लोग जो है नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो आपने नैनो टेक्नोलॉजी में आपने कुछ नैनो मेडिसिन बनानी है। तो आपने नैनो मेडिसिन बनाने के लिए जो सा मटेरियल यूज़ किया वो आपने कहाँ से लिया और वो किस किस्म का लिया, किस कंपनी से लिया और वो किस मुल्क में बेस्ड करती है कंपनी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है। या फिर दूसरे नंबर पे अगर आप सर्वे स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चनेयर के बारे में बताएंगे कि हमने अपने क्वेश्चनेयर को किस तरीके से डेवलप किया और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज हैं, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। और मेथड्स में आप लोग बताते हैं कि टेक्निक्स हमने कौन कौन सी इस्तेमाल की। जिस तरह आप लोग जैसे मैंने अभी बात की कि आप लोग अगर नैनो बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो आपने नैनो मेडिसिन बनाने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, आपने उसका नाम लिखना है। या फिर अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसकी आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, जीन ट्रांसफॉर्मेशन जीन गन के थ्रू की या वो एग्रोबैक्टीरियम के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जिसके ज़रिए आप लोग कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर बयान करना होता है। और इसके बाद अगर आप क्वेश्चनर स्टडी के लिहाज से देखते हैं तो वो टोटली बेस करती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, उसका वर्जन कौन सा है और उसके अंदर आपने कौन से टेस्ट और किस कंडीशन के साथ वो टेस्ट अप्लाई किए, वो तमाम चीज़ें आपने बतानी होती हैं। और दूसरे नंबर पे हम लोग लिखते हैं रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, सवाल ये पैदा होता है कि हम सबसे पहले मटेरियल मेथड एंड रिजल्ट्स एंड डिस्कशन क्यों लिखते हैं। मटेरियल मेथड हम इसलिए सबसे पहले लिखते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमने अपने पेपर के अंदर या रिसर्च आर्टिकल के अंदर या ओरिजिनल आर्टिकल के अंदर कौन सी चीज़ हम लोग बयान करने जा रहे हैं, कौन सा डाटा जो है वो हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और उसको किस तरीके से किया है। तो जब हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, तो मटेरियल मेथड के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स होते हैं वो सारे लिखते हैं, उनकी ग्राफ्स, फिगर्स, टेबल्स और उसके पाई चार्ट, बार चार्ट, जो भी आपके पास डाटा होता है वो आप लोग प्रेजेंट करते हैं और उसके इन्फ्रेंसेस लिखते हैं कि और इस चार्ट के अंदर या इस ग्राफ के अंदर ये चीज़, ये ट्रेंड जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और इसके अलावा आप लोग डिस्कशन भी लिखते हैं। रिजल्ट्स का चैप्टर अलहदा भी होता है बाज़ पेपर्स में और बाज़ पेपर्स के अंदर जो है वो रिज़ल्ट एंड डिस्कशन जो है वो दोनों इकट्ठे लिखे जाते हैं। डिस्कशन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारे रिज़ल्ट्स हमने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू लिए हैं या सर्वे के ज़रिए हमारे जो रिज़ल्ट्स आए हैं, हमने इनको प्रूव करना होता है एक लॉजिक के साथ, एक मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल के साथ। आपने बेसिकली क्या करना होता है कि लिटरेचर से अपने रिजल्ट्स को प्रूव करना होता है और यही एक लॉजिकल तरीका है डिस्कशन लिखने का। और इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे लिखते हैं कंक्लूजन, कि आपने कौन सी चीज़ जो है
ये जितना भी आपने मटेरियल, मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिखा, जो भी आपके रिजल्ट्स आए या जो भी आपने लिटरेचर स्टडीज़ की, उनसे आप लोग क्या कंक्लूड करते हैं, टेक होम मैसेज क्या है, और इस स्टडी का जो मकसद था क्या वो मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो कंक्लूजन आपने इसके अंदर लिखना होता है। या कोई अगर छोटी सी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो सजेशन भी इस सेक्शन के अंदर या इसके साथ लिखी जा सकती है। इसके बाद हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं ये तो वेल नोन है कि सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम लिखेंगे। प्रॉब्लम 1 to 2 सेंटेंसेस की होती है। और इसके अलावा हम लोग लिखते हैं कि इससे जो है वो इकोनॉमी को कितना लॉस हो रहा है, या फिर अगर ये कोई डिजीज़ है तो इसकी मोर्टेलिटी इससे कितनी हो रही है, और हमारे कम्युनिटी है उस पर इसका कितना ज़्यादा असर हो रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम के साथ साथ आपने स्टैटिस्टिक्स भी देने होते हैं, और इसके साथ साथ आपने ये भी बताना होता है कि इसकी सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, और आखिर पे इंट्रोडक्शन के आखिर पे आपने लिखना होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। फिर इसके बाद जो पार्ट आता है वो है टेक्स्ट और ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। अब ये जो सारा पेपर या सारा ड्राफ्ट आपने मैन्यूस्क्रिप्ट का पूरा ड्राफ्ट आपने तैयार कर लिया है, इससे आपको ये सारा पेपर तकरीबन ज़ुबानी याद हो जाता है, और इसलिए आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट को हम आखिर पे क्यों लिखते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली पूरे रिसर्च आर्टिकल की क्रीम होती है, और जब तक आप लोग रिसर्च आर्टिकल कंप्लीटली लिख नहीं लेते तो आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट, बल्कि 90% से ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग सबसे पहले जो है वो मटेरियल, मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन लिखें, पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट बनाएं, और सबसे आखिर पे उसका टेक्स्ट या फिर ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट लिखें, और सबसे आखिर पे आप लोग अपनी स्टडी की जो है उसका टाइटल लिखें। क्योंकि जब आपके पास मैन्यूस्क्रिप्ट मौजूद होगी तो आपको पता होगा कि मैंने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को टाइटल क्या देना है। तो इसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट है हम उसकी तरफ जाते हैं। तीसरा पार्ट है रिवीजन। इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग के अंदर आता है कि हम लोगों ने अपनी मिस्टेक्स जो हैं उनको रिमूव करना होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की मिस्टेक्स होती हैं जिनमें स्पेलिंग हो सकते हैं, पंक्चुएशन, फॉर्मेटिंग, या फिर कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो है वो हो सकती हैं मिस्टेक्स। और इसके अलावा हम लोग जब प्रूफ रीड अपने किसी प्रोफेशनल से भी प्रूफ रीड करवा सकते हैं और उससे सजेशंस ले सकते हैं कि हम अपनी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा हिस्सा है इसका रिवीजन या फिर रिव्यू प्रोसेस। तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि एक कामयाब रिसर्च आर्टिकल पब्लिकेशन उस वक्त होती है जब आप अपना एक रिव्यू प्रोसेस रखते हैं। आप लोग एक रिव्यू आर्टिकल लिखें या एक रिसर्च आर्टिकल लिखें, उस रिसर्च आर्टिकल को खुद से रिव्यू करें, खुद से पढ़ें 2-4 दफ़ा, 5 दफ़ा, और उसके बाद अपने करीबी ट्रस्टेबल जो पर्सन है उसको दें, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने टीचर को, अपने सीनियर को, कि वो पढ़ें और इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सजेशंस दें। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने हमेशा ओपन रहना है रिवाइज़ करने के लिए, कि आपको अगर कोई भी बंदा किसी भी किस्म की कमेंट्स लिख के देता है तो आपने उनको वेलकम करना है और उसको रिवाइज़ करना है। और एक चीज़ अपने अंदर समा लें या अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा कर लें कि हमेशा क्रिटिकल रिव्यू या जो कमेंट्स होते हैं उनको वेलकम करें और हमेशा उनसे सीखें, ना कि डिसअपॉइंट होकर काम करना छोड़ दें, राइटिंग करना छोड़ दें। तो हमेशा क्रिटिकल रिव्यूज़ को या कमेंट्स को वेलकम करें और अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को रिवाइज़ करें, इम्प्रूव करें, पॉलिश करें, ताकि वो पहली ही दफ़ा किसी भी जर्नल में सबमिट करवाएं तो एडिटर उसको रिजेक्ट ना करे बल्कि रिव्यू प्रोसेस में ले जाए, जिससे उसके तकरीबन 50 to 60% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या लोग सीखेंगे वो है हाउ टू पब्लिश अ रिसर्च और रिव्यू आर्टिकल इन अ जर्नल। तो ये एक बहुत ही अहम वीडियो होगी जो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। और आज की वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए हमेशा काम कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।